हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे द राइज ऑफ नेपोलियन. ओके, ये क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से चल सकते हैं. एक है स्टोरी टेलिंग अप्रोच और एक है मेन पॉइंट्स अप्रोच. बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये एक पॉइंटर अप्रोच से चलेंगे तो इट विल बी वेरी इजी. तो राइज ऑफ नेपोलियन को जानने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि हाउ दिस नेपोलियन केम अप एंड हाउ ही बिकेम अ किंग फ्रॉम अ नॉर्मल मिलिट्री डिक्टेटर. कि जैसे हमें पता है अराउंड 1792 1793 फ्रांस में लुइस 16 ही वाज थ्रोन आउट and the people took power in their hands and the reign of terror took place and बहुत सारी इंस्टेबिलिटी हो गई थी. और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, ठीक है चलो रीन ऑफ टेरर भी खत्म हुआ, रॉबस्फियर फेज खत्म हुआ, फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, काउंसिल भी बन गया. बट यही बात है कि जब ये काउंसिल बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फिर भी वहाँ क्या था, देयर वाज अ फाइट फॉर पावर. किसी को किसी की बात नहीं सुननी थी. नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया बट दे वर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. काउंसिल डिड नॉट वांटेड टू हियर about with the constitutional assembly. The leaders were thinking we are more powerful. The constituent assembly thought that we are very powerful. Now when there was so much clashes, what happened? In this clashes there was instability. So what came up in France at that point of time was political instability, constant fight for power. Yes, I want to become the king, you want to become the king, the director is fighting with him, and the constitutional council is fighting with the other members of its council. तो अब जब ये हुआ तो ऑब्वियसली जब भी कभी झगड़ा होता है घर में तो क्या होता है, जो चुपचाप शाना इंसान पीछे बैठा है वो बाजी मार के चला जाता है, बोले ये सब तो लड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं. तो जब नेपोलियन वॉज इनटू मिलिट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो उसने देखा कि यार यहाँ तो बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये लोग तो एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हैं, यस और नो, और लोग बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था? बिकॉज एवरीथिंग सेटल्स डाउन, देयर इज नो फाइटिंग्स, एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स. बट यहाँ तो रूलर्स ही एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं है, और अगर यूनाइटेड नहीं है तो भाई इनको ब्रेक डाउन करना तो बहुत ईजी है, इनको हराना तो बहुत ईजी है, यस और नो. अब इसी बीच में नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा है, डायरेक्टर आ रहे हैं, काउंसिल आ रहे हैं, वो भी एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं. बोले अरे ये भी लोग लड़ रहे हैं, इन लोग में भी एकता नहीं है, तो ये मेरा टाइम है. नाउ इफ आई गो एंड अटैक देम आई विल बिकम द किंग. So now what happened? Because of this instability, the fight of power which was taking place between all those higher class people, the military became stronger. And this person being a military dictator, he became more and more powerful. He started taking all the decisions. बोले इस कंट्री पे अटैक करना है, चलो कर देते हैं, उस पर ये करना है कर देते हैं, ये नया लॉ अप्लाई कर देते हैं. एंड अब जब ये होने लग गया तो पीपल सॉ कि हाँ यार यही हमारा सुखरता दुखरता है, ही इज अवर लिबरेटर. ये तो लोग फ्रीडम के नाम पे ये तो लोग सब अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, ये नेपोलियन हमारे लिए कुछ डिसीजन तो ले रहा है, हमारा कुछ भला तो कर रहा है, ये सुनो. अब जब लोग खुश हो गए, बोले हमें कोई काउंसिल नहीं चाहिए, बिकॉज दीज पीपल आर डूइंग नो गुड टू अस. एंड हु वर डूइंग गुड टू देम? It was Napoleon who was doing good to them. So now what happened? In 1894, the people crowned Napoleon as the king. And this is how his rise from a military person to the king took place. बहुत बार ऐसा हमारे घरों में भी होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होता है कि हम सब लड़ते रह जाते हैं और जो लड़ाई से फायदा उठाता है वो आगे बढ़ जाता है. वैसा ही नेपोलियन ने करा था. जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कोई भी यूनिटी नहीं थी, उसका फायदा उठाते हुए ही बिकेम द किंग इन 1804. I hope you have understood the question as well as the answer.